देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने टॉपिक शुरू किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अब इसके रिलेटेड इलेक्ट्रोलिसिस के रिलेटेड है अगला टॉपिक फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस में हमने एक्चुअली पढ़ा क्या था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, उसमें साल्ट डाला होगा, 2 इलेक्ट्रोड डाली होगी, बैटरी के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो साल्ट के जो आयन्स हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं, न्यूट्रलाइज्ड होके डिपॉजिट हो जाएंगे या लिबरेट हो जाएंगे। दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हिच इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस रिलेशन को मींस जो ये केमिकल प्रोसेस हुआ बाई पासिंग दिस इलेक्ट्रिक करंट, इसको स्टडी किया था फैराडेज ने, और उसके बेसिस पे उसके अपनी स्टडी के बेसिस पे 2 लॉज दिए थे, एक फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, वो क्या था? देखो, आप फर्स्ट लॉ को समझने से पहले ये देखो कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि जो साल्ट था आपका, साल्ट के आयन्स जाके डिपॉजिट हो गए इलेक्ट्रोड्स पे, अपनी अपनी इलेक्ट्रोड्स पे, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो गए या लिबरेट हो गए, मतलब न्यूट्रलाइज्ड हो गए। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन ये हो रही है। और ये रिएक्शन क्यों हुई? जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी करंट इसमें पास किया तो ये जाके अपोजिटली चार्ज पे जाके, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये वाला कि अपोजिटली चार्ज आयन जाके इस पे डिपॉजिट होंगे। तो फर्स्ट लॉ भी इसका यही है, क्या बोलता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी एटम का, किसी भी आयन का या किसी भी सब्सटेंस का कितना वेट किसी इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस इलेक्ट्रोड्स। सिंपल मतलब, जैसे यहां पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, यहां पे क्लोराइड आयन लिबरेट हो रहा है, क्योंकि गैसी स्टेट में ना Cl2 गैसी स्टेट में एग्जिस्ट करते, यहां से निकल जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। Cl2 लिबरेट होगी, Na सोडियम जो है वो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे जाके। तो किसी भी सब्सटेंस का, यहां पे हमने साल्ट जो NaCl लिया हुआ, तो सोडियम का या क्लोराइड गैस का, क्लोरीन गैस का कितना अमाउंट इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दिस द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इसको क्या बोला इसने? वेट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस इलेक्ट्रोड्स। अमाउंट किसका? इनमें से किसी का भी, सोडियम का या क्लोरीन का, जो साल्ट भी है, और चार्ज मतलब कितना इस सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सिंपल। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को जब हटाया, या पहले आप क्यू को देख लो, अगर चार्ज नहीं दिया हुआ है, आपको देते हैं कि करंट है, करंट बताया कि कितना करंट फ्लो किया कितने टाइम के लिए, चार्ज नहीं बताया, तो हमें पता है करंट किसके बराबर होता है? करंट का मतलब हो गया कितना चार्ज कितने टाइम के लिए फ्लो किया, ये मतलब हो गया ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज द करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कितना चार्ज कितने टाइम के लिए फ्लो किया, दैट इज ए करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? चार्ज अपॉन टाइम। अगर आपको चार्ज चाहिए तो वो किसके बराबर हो गया? I इंटू टी। आई इज द करंट, टी इज द टाइम इन सेकेंड, आई करंट इन एम्पेयर, टाइम इन सेकेंड, ठीक है। तो ये, तो अगर चार्ज नहीं दिया है, करंट दिया है, तो वो किसके बराबर हो गया? I इंटू टी। तो वेट कितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I इंटू टी। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z, ठीक है। ये कांस्टेंट इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू I इंटू टी। अब देखो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट कैसे पता लगेगा हमें, कितना इसकी वैल्यू क्या होगी? ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाला सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, और इसकी वैल्यू पता करने के लिए ये हम इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे? किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, उसके लिए स्पेसिफिक होगा। जैसे यहां पे सोडियम है या क्लोरीन है, यहां सपोज करो और साल्ट लिया होता, कॉपर क्लोराइड लिया होता, ठीक है, तो इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। तो वो कैसे पता करेंगे? उसके लिए पता करने का तरीका ये है कि अगर हम करंट 1 एम्पेयर फ्लो करवाएं सर्किट में, कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए, ये भी 1 ये भी 1, तो वेट जो डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे वो किसके बराबर हो जाएगा? उस इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट के बराबर। तो मतलब Z की वैल्यू किसी भी सब्सटेंस के लिए, चाहे इनमें से जो भी होगा, वो किसके बराबर होगी कि कितना अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं
देखो W इज इक्वल टू Z। W क्या है, कितना वेट डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। ये कब इसके बराबर होगा, जब I1 होगा T1 होगा। तो मतलब Z इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड व्हेन 1 ampere current is flown through the electrode for 1 second, या 1 ampere current passed through this electrolytic cell for 1 second। बात समझे, ये हो जाएगा आपके पास। तो ये ओवरऑल ये इसकी स्टेटमेंट होगी आपके पास। यहां पे आप Z को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये पहला लॉ, ये है इसकी स्टेटमेंट सारी, इसकी एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ यही है और इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकली पूछते हैं। अब चलते हैं फैराडेज का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। देखो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें देखो, अब इसमें ओवरऑल रिएक्शन देखो, हमने NaCl लिया था, साल्ट कौन सा लिया है, NaCl लिया, और ये क्या रिएक्शन हो रही है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम सॉलिड बन गया, और क्लोराइड ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl2 गैस हाफ मोल बना और गैस उड़ गई, है ना। तो सोडियम, अगर आपको 1 मोल सोडियम बनाना है तो आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपको 1 मोल सोडियम अगर डिपॉजिट करवाना है इलेक्ट्रोड पे, सोडियम कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है ना, कैथोड पे। तो कैथोड पे अगर आपको 1 मोल सोडियम डिपॉजिट करवाना है तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल, क्योंकि सिमेट्री में आपको पता चल रहा है ना, 1 मोल ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 1 मोल ऑफ सोडियम। वैसे क्लोरीन, जो क्लोरीन गैस आपके Cl2, अगर इसका आपको 1 मोल डिपॉजिट करवाना है Cl2 का, ध्यान से रखना, ये देखो बैलेंस केमिकल इसमें हाफ Cl2 बन रही है, तो ये हाफ मोल हुआ, हाफ मोल के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है। हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस अगर बनानी है आपको तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है। अगर आपको इसका 1 मोल बनाना है तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 मोल। अगर इसका 1 मॉलिक्यूल बनाना है तो इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो 1 मोल बनाना है तो 2 मोल लगेंगे, सिंपल सी बात है। तो यही डिफाइन करता है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि किसी भी सब्सटेंस के कितना मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे, दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, इस देखो पूरे करंट चल रहा है ना, इधर से इस सर्किट में क्या चल रहा है, करंट चल रहा है, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज क्या है इधर, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस सर्किट में हो रहा है वो डिटरमाइन करेगा कितने मोल ऑफ सब्सटेंस इस पे डिपॉजिट होगा। अब देखो इसका सेकंड लॉ क्या बोलेगा कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मोल्स ऑफ सब्सटेंस किसी भी इस सॉल्ट के किसी भी आयन का जो कितने सब्सटेंस, कितने मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ठीक है, केमिकल प्रोसेस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं। अब देखो इसका मतलब सिंपल मतलब ये है कि ये इस डेफिनेशन, इस केमिकल इक्वेशन से आप इसको समझ सकते हैं। और इसका 1 मोल चाहिए तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा, अगर इसका 1 मोल चाहिए तो इसके 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा, मतलब इसका हाफ मोल चाहिए तो इसका 1 चाहिए, है ना। तो मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इन दिस सर्किट। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा, अगर आपने बैटरी जोड़ी है, सर्किट की है, तो आपको इधर से क्या मिलेगा, कितना करंट कितने टाइम के लिए फ्लो किया, आपको क्या पता चलेगा, सिर्फ कितना करंट कितने टाइम के लिए। इधर से आपको निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको मोल्स ऑफ सब्सटेंस पता करने हैं, कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना मोल्स ऑफ सोडियम लिबरेट हो रहा है, कितने मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होगी, उड़ जाएगी यहां से। ठीक है, तो कितने मोल्स हो रहे हैं वो उसके लिए आपको पता चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो आपको कहां से मिलेंगे, वो मिले जाएंगे आपको, देखो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस अगर आपको करंट दिया है, टाइम दिया है, या आपको चार्ज और टाइम दिया हुआ है,
या चार्ज, इसमें से कोई भी चीज वैल्यू दी है आपको, यहां से आप मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। वो कैसे? देखो, यहां से आप पता करो चार्ज कितना है। जब आपको चार्ज पता लग गया तो आपको यह पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होता है। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। कितने कूलम चार्ज होता है? 96500 कूलम। 96500 कूलम। तो अगर आपको पास अमाउंट ऑफ चार्ज पता है कि इतने करंट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो आपको पता चल जाए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए? 96500 कूलम। ठीक है, तो चार्ज को अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना करंट आपने फ्लो करवाया उससे आपने अमाउंट ऑफ चार्ज पता किया, उसको डिवाइड कर लेंगे 96500 कूलम से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएंगे आपके पास? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है एक मोल में कितने होते हैं? 96500, और जितना चार्ज है उसको डिवाइड कर लिया तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर से आप पता कर सकते हो और फिर पता सकते हो कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस इस पे डिपॉजिट या लिबरेट होंगे। बात समझे? तो इस बेसिस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे कि हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, उसमें ये साल्ट डाला था, इतना चार्ज इसमें फ्लो करवाया, या इतना करंट हमने इतने टाइम के लिए फ्लो करवाया। करंट मतलब आई, कितने टाइम के लिए फ्लो करवाया। तो आप बताओ कि जैसे यहां पे साल्ट अगर कॉपर क्लोराइड लिया तो पूछेगा आपको कितना कॉपर जो है, कितने मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुए। तो आप कैसे निकालोगे? करंट से आप पता करोगे कितना चार्ज है, उस चार्ज में पता करोगे कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और फिर आप बैलेंस्ड इक्वेशन से देखोगे। कॉपर की बैलेंस्ड इक्वेशन से देखोगे, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब अगर इसका 1 मोल आपको डिपॉजिट करवाना है तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो आपके पास कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उस हिसाब से बैलेंस करके इसको सॉल्व करोगे आप। बात समझे? तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का सिंपल जो है रिलेशनशिप है मोल्स ऑफ सब्सटेंस और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, कि जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उसी हिसाब से आपके मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होंगे इस इलेक्ट्रोड्स के। बात समझे? देखो, जो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिखा ना मैंने यहां पे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 96500 कूलम होते हैं, इसको 1 फैराडेज भी बोलते हैं। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, और ये अमाउंट ऑफ चार्ज होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 96500 कूलम, और इसको 1 फैराडे भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, चलो।